दमदमाए दम नहीं है खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। उसने जवाब दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बिल्कुल। सावरकर जी की डिसिप्लिन आदमी थे, अनुशासित, मतलब उन्होंने कभी भी डिफाल्टर नहीं हुए। वो बेचारे 10 पाउंड तेल निकालते थे कोहलू की, मैं बैल की जगह खुद उनको जोता जाता था। वो लाख हमको मिटा रहे हैं खामोश हसरत, अगर है जज्बा वतन का दिल में, सजा को पहुँचेंगे अपनी बेसिक, जो आज हमको सता रहे हैं। कुछ आरजू नहीं है, आरजू तो यह रख दे कोई जरा सी, खा के वतन कफन में। इतनी तकड़ी योजना थी ठाकुरस्तान क्रांति की। मैं आपको फिर बताऊँ, अगर 31 मई को ये योजना अगर मंगल पांडे अगर गलती नहीं करता तो देश 31 मई 1857 को के बाद आज़ाद हो जाता। अच्छा। हाँ, आप ये लगाओगे, देखिए ऐसा मैं आपसे बता रहा हूँ ना। इसी तरह 1915 में कैसा संयोग बना 21 फरवरी का, तब देश आज़ाद हो। चाह नहीं के सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली देना तुम उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। प्रातः स्मरणीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी बता रहे हैं कि पुष्प की अभिलाषा क्या है, पुष्प क्या चाहता है। तो आप सोचें कि वो अमर शहीद क्रांतिकारी जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया इस देश को आज़ादी दिलाने में, वो किस तरह के दीवाने रहे होंगे। दोस्तों, आज 9 अगस्त है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आज के दिन उसकी जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा अभी कल यानी कि 8 अगस्त को हमने काकोरी ट्रेन एक्शन का 100वां शताब्दी वर्ष मनाया। इसी महीने अगस्त के महीने में 15 अगस्त आएगा, आज से चंद 6 दिनों के बाद, जब भारत को आज़ादी मिली थी। लेकिन याद रहे कि ये आज़ादी हमें तश्तरी में रखकर परोसी नहीं गई थी दोस्तों। इसके पीछे लाखों लाख लोगों का अपने अपने तरह से किया गया त्याग और बलिदान है। और आज आत्मा की आवाज़ में हम आपकी भेंट जिनसे कराने जा रहे हैं, वो मध्य प्रदेश देवास में रहते हैं। पूरा जीवन उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों के लिए और भारत का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास देखते पढ़ते समझते गुजारा है। हमारे मध्य शहीद क्रांतिकारी आयोजन समिति के राष्ट्रीय संयोजक श्री रविंद्रनाथ भारद्वाज जी विराजमान हैं। भारद्वाज जी, आपका आत्मा की आवाज़ के सेट पर बहुत स्वागत है और आज हम आपकी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। हम चाहते हैं कि हमारे आत्मा की आवाज़ के दर्शक आपसे ज़्यादा तारुफ उनका नहीं है। हम चाहते हैं सबसे पहले भारद्वाज साहब, आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। मैं गणित स्नातकोत्तर हूँ पंजाब विश्वविद्यालय से, 1974 में मैंने किया और मैंने अपना करियर एक लेक्चरर के नाते प्रारंभ किया था मैथमेटिक्स के। और इमरजेंसी के दौरान फिर मैं सेंट्रल एक्साइज विभाग में आ गया और सेंट्रल एक्साइज विभाग में मैंने अपनी नौकरी की। कानून का मैं ज्ञाता कहलाता था जी, लेकिन मेरे साथ एक बड़ी दुविधा थी जी। मैं इन शहीदों का पुजारी था, क्योंकि मैं जब हायर सेकेंडरी में पढ़ता था तो राष्ट्र धर्म में पढ़ता था। उसमें बचनेश त्रिपाठी जो आपके लखनऊ में रहते थे, बिल्कुल, उनका मैं राष्ट्र धर्म में लेख पढ़ते थे। उसके बाद मेरी ऐसी रुचि जगी कि मैंने भारत का जो मराठा इतिहास है वो भी बड़ा बढ़िया इतिहास है, जिस पे लगता है हार हम जीते हैं। और इस अध्ययन को विभाग में मैं आ गया, तो विभाग में आने के बाद अन्य व्यस्तताएं बढ़ गई। लेकिन एक बात आपको बताऊं, मैं योग का भी एक एक्सपर्ट हूं। यानी जिन लोगों को साइनस है, टॉन्सिल है,
दमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो वो इलाज भी मैं करता हूँ बिना दवाई के, बिना किसी गोली के। योग से मैं, हठ योग में एक रवणनीति क्रिया होती है जी जी। और मेरे पास एलोपैथी में डॉक्टर बोलते हैं चला भारद्वाज के पास चला जाए, तो वही तरह इलाज, क्योंकि पैसा लेते नहीं किसी से वो। और आपको मैं एक बात बताऊं, जिनको शुगर या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, अभी भाटिया जी ने देखा कि मैं एक एक्यूप्रेशर की चटाई लेके चलता हूँ, तो क्या है, इसका भी मेरा अध्ययन है कि पैरों में, कानों में सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। तो योग के नाते भी मैंने समाज की एक बड़ी सेवा की है। और 2012 में मैं इस जेल से मुक्त हो गया। उसके बाद मैं, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में था, वर्दीवाड़ा ऑफिसर था, तो हमने एक सनातन विचार मंच करके जी। एक संस्था बनाई, जिसका हमने सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड थी है। अच्छा। 1993-94 को हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया। मैं इसका संस्थापक रहा। और इसमें हमारे 2 तरह के कार्यक्रम होते थे। 2 अक्टूबर को हम क्रांतिकारियों पे नाटकों का विमोचन कराते थे, और हमने 2 पुस्तकें लिखवाई। डॉक्टर आलोक रसी जी मेरे अंतरंग मित्र रहे। सारा क्रांतिकारियों का मटेरियल मैं उनको देता था। तो क्रांति नायक पहली किताब लिखी गई, और फिर उसके बाद एक क्रांति संहिता किताब आई, क्योंकि सनातन विचार मंच ने एक फैसला किया था कि जो भूले बिसरे क्रांतिकारी हैं, समाज का पुनः समरण उनका कराना। लेकिन 2 अक्टूबर को आप एक कार्यक्रम करते थे। 2 अक्टूबर तो जो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी या का 2 जन्म- अक्टूबर को सरकारी छुट्टी होती है, अच्छा, इसलिए करते थे। दूसरा फिर क्या है कि उसके कारण लोग इकट्ठे होते थे। यही बात किसी ने पूछी कि भारद्वाज जी क्यों करते हैं? बोले वो स्टेज के ऊपर बैठ के जिनके हमारे जो एंकर होता था, वो केवल महात्मा गांधी का, इसको हरलाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दे के, बोले बाकी किसी बात में बोलते नहीं हैं। तो हम ये क्रांतिकारियों के नाटकों का मंचन वहाँ स्टेज पे, और ये जो झोपड़पट्टी के बच्चे या आदिवासी अंचल के बच्चे, उन नाटकों का मंचन वही करते थे। हम चाहते हैं कि आप हमारे आत्मा की आवाज़ के दर्शकों को क्रांतिकारियों का आपका जो अध्ययन रहा है उसके जो अनकहा अध्याय है, कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो आज़ादी के बाद पाठ्यपुस्तकों में आए ही नहीं, जिन्होंने हमारे लिए कि हमारी आने वाली नस्लें खुली हवा में सांस लें, उसके लिए फांसी के फंदे पर झूले, कोल्हू में बैल की तरह पिरे, हाथों में छाले पड़ते थे, रोटी खाई नहीं जाती थी, उनके नाम गायब थे पाठ्यपुस्तकों से आज़ादी के बाद। हम चाहते हैं आप उन अनकहे अध्यायों को आज आत्मा की आवाज़ में खोलें। ऐसा है, मैं आपको 1857 के बारे में बताऊं। अब आप तो यहाँ बैठे हो, कानपुर आपके बाजू में है। नाना साहब पेशवा, आप अजीमुल्ला खां उनके दिमाग थे। यानी अजीमुल्ला खां का प्रयास ये रहा कि भाई अंग्रेज़ सरकार से इनका समझौता ना, उनको भेजा गया इंग्लैंड। और अंतोगत्वा यानी अजीमुल्ला खां के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इसी तरह इनकी पुत्री मैना रही कि जब ये अपना किला छोड़ के गए तो इनकी लड़की से इन्होंने कहा कि भाई, बोले पापा, पिताजी मैं तो ये नहीं छोड़ूंगी। तो उनकी लड़की उसमें रही, और अंतोगत्वा अंग्रेज़ों ने उसकी लड़की को उस महल के अंदर ही जिंदा जला दिया। तो मैना के बारे में भी जानकारी पूरे समाज को ना के बराबर है। अजीमुल्ला खान ने शायद लिखा था, हम हैं मालिक इसके हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। ऐसा है, अजीमुल्ला खान को फ्रेंच इतनी बढ़िया आती थी, अंग्रेजी इतनी, ऐसी पर्सनैलिटी थी कि उनके व्यक्तित्व से एक इंग्लैंड में रोजी के नाम की एक लड़की थी, वो उनके अफेयर में पड़ गई। तो कहने लगी भाई ऐसा है कि, बोले आप तो, बोले हमारा काम तो हुआ नहीं, हम तो जा रहे हैं अब हिंदुस्तान। तो बोले हमारा, बोले फिर आप इतना कह रहे हो कि दिल टूट जाएगा। तो बोले एक काम करो, राजा को बोल के तुम ये यहाँ के गवर्नमेंट को, बोले तो सरकारी काम, फिर ऐसा हम भी सरकारी के लिए आए थे, हम यहाँ तुम्हारे से अफेयर करने तो आए नहीं थे। तो क्या है, अजीमुल्ला खां का ऐसा व्यक्तित्व था। इसी तरह से मौलवी अहमद शाह हुए, वो आपके फैजाबाद के रहने वाले थे। लखनऊ की में अवध में जब क्रांति हुई है तो उनमें उनकी बड़ी तकड़ी भूमिका थी।
सावरकर जी ने मौलवी अहमद सार इनके सबके ओरिजिनल चित्र मेरे पास किताब है, उसमें आपको मूल चित्र 86 का उनका पब्लिकेशन है जिसमें चित्र हैं, बाकी उनके चित्र नहीं मिलते हैं। तो आज की डेट के अंदर बैठ के सावरकर जी ने 1907 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखा और मराठी में था, बाद में इसका इंग्लिश वर्जन आया और इसका भी एक इतिहास है जाके। वो लिखते हैं कि शिवाजी के ज़माने में मुसलमानों से नफरत करना उचित होगा, लेकिन 1900 और 1857 की क्रांति में जो मुसलमानों की भूमिका रही है तो उनके प्रति घोर न्याय होगा अगर ऐसा। ये प्रीफेस में लिखा सावरकर ने 50 साल बाद। तो मैं नहीं समझता हूँ कि सावरकर से बड़ा कोई हिंदू हो सकता है। और लोग कहते हैं कि सावरकर जी जो है वो 2 नेशन थ्योरी के जनक थे। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि सावरकर जी के बारे में उनको इतनी गहरी सोच थी उनकी, जिसके नज़दीक कोई पहुँच ही नहीं सकता है। आप बताओ, मैं तो इसके प्रीफेस का जिक्र क्या करता हूँ, लोगों को बताया करता हूँ सावरकर ने लिखा भारद्वाज। मैं कहा भैया उससे बड़ा कोई हिंदूवादी होगा क्या, कोई हो ही नहीं सकता। तो आज की डेट में मतलब क्या है कि फिर क्या कि मेरे को शौक़ भी था किताबें इकट्ठे करने का। फिर सचिंद्रनाथ सान्याल ने, मैं 2012 में पोर्ट ब्लेयर गया और पोर्ट ब्लेयर जाने के बाद में ठीक है मेरा अध्ययन था, क्योंकि मैं अध्ययन करके गया हुआ व्यक्ति था, तो मेरे को इस एंगल से पोर्ट ब्लेयर देखना था। यानी आप लगाओ कि क्या स्थिति थी, जिन क्रांतिकारियों से ये घबरा जाते थे, उनको लगता था यार ये तो अब क्या किया जाए, तो उनको सीधा यहीं भेजते थे, काला पानी। काला पानी। यानी सचिंद्रनाथ सान्याल नाम का ऐसा क्रांतिकारी हुआ जिसको 2 बार काला पानी की सज़ा हुई। जब छूटे बेचारे तो काकोरी में अंग्रेजों ने उनको ज़बरदस्ती घसीटा। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आज पोर्ट ब्लेयर में अगर आप जाएं, क्या इन क्रांतिकारियों ने तपस्या की है वहाँ बैठ के। यानी आप लगाओगे सावरकर जी के बड़े भाई गणेश सावरकर एक ही जेल में थे, उनको पता ही नहीं कि दोनों भाई एक ही जेल में बैठे हैं। कितने साल रहे दोनों भाई उस जेल में? मतलब लगाओ गणेश जी को पहले छोड़ दिया गया था, ये मेरे ख्याल में 10 साल रहे होंगे दोनों इकट्ठे, लेकिन उनको बहुत बाद में पता चला कि दोनों भाई इस जेल में हैं। क्या लोग थे ये, क्या सोचते थे, इनके दिमाग में क्या चलता होगा? अब रोंगटे खड़े होते हैं क्रांतिकारियों की सोच के बारे में सोचने पर। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ये महावीर सिंह नाम का आपका उत्तर प्रदेश का क्रांतिकारी था, क्या हंसाता था ये वहाँ पे लोगों को। महावीर सिंह पोर्ट ब्लेयर में। ये आपको कैसे पता चला? पुस्तकों से? नहीं, मैं वहाँ गया, इसका स्टैचू लगा हुआ है साहब। अच्छा। इसका स्टैचू बाहर ही लगा हुआ है, क्योंकि 17 मई 1933 को इस शहर के बच्चे ने भोरताल में, यानी दूध इसके यहाँ डाला गया, इसको बड़ा तजर्बा था, ये अपने जान के फेफड़ों में ले गया और लेके फिर इसने जब उसको ले जा रहे थे तो उनका भैया इसके तो प्राण निकलने वाले, तब ये अस्पताल में ले गए, तब तक प्राण हो चुका था। तो ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूँ 6 स्टैचू लगे हुए हैं वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में। जी, सेलुलर जेल के बाहर। किसके किसके हैं मित्रों? इसके पहले कि भारद्वाज साहब ये बात बताएं कि सेलुलर जेल के बाहर किन 6 क्रांतिकारियों के स्टैचू लगे हैं, हम आपको बता दें। आज आत्मा की आवाज़ में हम बात कर रहे हैं शहीद क्रांतिकारी आयोजन समिति के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय रविंद्रनाथ भारद्वाज जी से, जिन्होंने यूं तो सरकारी विभाग में थोड़े समय नौकरी की, लेकिन अपना पूरा जीवन शहीदों और क्रांतिकारियों के बारे में अध्ययन करने और उस अध्ययन को पूरे देश दुनिया से बांटने में लगा दिया है। वो आज आत्मा की आवाज़ में हमारे साथ हैं और बताने अब जा रहे हैं कि सेलुलर जेल के बाहर किन 6 क्रांतिकारियों के स्टैचू हैं। पंडित राम रखा, जिन्होंने कहा कि जनेऊ मेरा धार्मिक अधिकार है, उन्होंने 92 दिन की भूख हड़ताल की और 92 दिन उन्होंने प्राण त्याग दिए। 92 दिन तक? हाँ जी। पंडित राम रखा। एक स्टैचू लगा हुआ है महावीर सिंह जी का, उनके बारे में आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि जेल में इन लोगों को राजनीतिक जेल ही नहीं मानते थे, इनको क्रिमिनल जेल ही माना जाता था। इनको इतना गुस्सा आया कि इन्हें कहा भाई चलो भूख हड़ताल करते हैं, तो इनका यार खबर ही नहीं छपेगी वहाँ, तो
इन्होंने एक वार्डर को वहाँ से पटा लिया था। वहाँ 84 पर्चियाँ डाली गई एक मटके में, 2 पर्चियाँ निकली। मोहन किशोर दास और मोहित मैत्रेय, बंगाल के बेचारे, इनकी उम्र होगी मुश्किल से 20 साल की, इनकी पर्ची निकल आई। महावीर सिंह ने कहा नहीं भैया, इन बच्चों के साथ मैं भी बैठूंगा भूख हड़ताल पे। यानी आप देखिए कि तीनों ने भूख हड़ताल की जी। पहले महावीर सिंह ने प्राण तजे, फिर मोहित मात्रा ने, और मोहन किशोर दास, यानी लेखक लोग बोलते हैं भी एक ही शेड्यूल्ड कास्ट था जो क्रांतिकारी हुआ, जिसका मैं आप मोहन किशोर दास नाम बता रहा हूँ। तो हमने कहा यार काहे के लिए इन क्रांतिकारियों को जात में काहे के लिए बांट रहे हो, ये तो देश के लिए गए। इनकी कोई जाति धर्म नहीं था। तो आप लगाओ इन तीनों के स्टैचू लगे हुए। और एक बाबा भान सिंह थे, वो बड़े देशभक्ति गीत गाते हैं उनको, क्योंकि ये सब लोग अमेरिका से आए थे। एक बात आपके और ध्यान में ला दूँ, मैंने एक लेखन और किया है कि 1857 के बाद सबसे ज़्यादा शहीद अगर हुए हैं 1915 में। जी। 1915 में राज बिहारी बोस के नेतृत्व में देश में तख्ता पलटने की योजना बनी और नियमित रूप से सैनिकों से भी संपर्क किया गया। आपके बनारस में भी छावनी होती थी, सचिंद्र नाथ सान्याल के जुम्मे लगाया गया। और आपने देखा उस समय पंजाब कितना बड़ा था। पंजाब और सिंध में तख्ता पलटने की जवाबदारी करतार सिंह सराबा को दी गई। और बंगाल, कितना बड़ा बंगाल रहा होगा, उसकी जवाबदारी ज्योतिरिंद्रनाथ मुखर्जी को दी गई, जिसको बाघा जतिन भी बोलते हैं। जी। तो बहुत कम उम्र में उनका, नहीं ये भी 35 साल। 35 साल। हाँ, ऐसा नहीं, ये शादीशुदा थे, ऐसे क्रांतिकारी रहे। और विष्णु गणेश पिंगले रहे, जिनको यूनाइटेड प्रोविंस और दिल्ली में तख्ता पलटने की जवाबदारी। ये करतार सिंह नाम का गद्दार था, जिसके कारण ये योजना फेल हो गई। अब आपको बताता हूँ, ये पंडित परमानंद जी ये सब अमेरिका से चले तो सिंगापुर में इनके बड़े बड़े भाषण होते थे, इतना जोश ला देते थे ये, यानी आपको हैरानी हो गई कि जब ये सारी बातें हुई तो 200 सैनिकों को गोली से उड़ाया गया और उसमें मैक्सिमम मुसलमान थे। और इसी तरह से 26 क्रांतिकारियों को फांसी लगी और 25 सैनिकों को भी फांसी लगी है। तो आप ये लगाओ कि इतना संयोजित प्रयास था। और ये सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है, किसी पुस्तक में है? हाँ जी। अच्छा, किसका, कहाँ पर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में? ऐसा है जी, मैंने किताब लिखी है जी। अभी, स्वतंत्रता समर की प्रेरणा 365 दिन। जी। इसमें आपको एक बड़ी बढ़िया बात ये मिलेगी, और मैं अभी पोर्ट ब्लेयर वाली बात कंप्लीट कर लूँ। जी। इंदु भूषण रे नाम का एक क्रांतिकारी हुआ, बंगाली था बेचारा घर से भी। तो उससे ये मतलब जूट की कुटवाते थे और कुटवाने के बाद रस्सी बनवाते थे। तो कूटते कूटते उसके बेचारे के हाथ में छाले पड़ जाते थे, जितना था वो पूरा नहीं कर पाता था। फिर बैरी इसको बड़ा तंग करता था, फिर इसको खाने, यानी उसके फपोलों में से पानी निकलता था। फिर खाना खाते थे तो उसमें नमक वाला दाल वाला पानी चला जाता था, इतना तड़पता था। उसने कहा साहब मेरे को कोई ऐसा काम दे दो जो मैं ये काम इस हिसाब से कर सकूं। जब उसने उसको इतना उत्पीड़ित कर दिया तो इतना परेशान हो गया कि उसने आखिरी में आत्महत्या कर ली। एक इंदु भूषण रे का स्टैचू वहाँ लगा हुआ है और एक स्टैचू जिंदा शहीद सावरकर जी। सावरकर जी की डिसिप्लिन आदमी थे, अनुशासित, मतलब उन्होंने कभी भी डिफाल्टर नहीं हुए। वो बेचारे 10 पाउंड तेल निकालते थे कोहलू की, मैं बैल की जगह खुद उनको जोता जाता था। और ख़ास बात ये है कि उन्होंने कभी डिफाल्टर नहीं रहे, यानी उनको बैरी भी परेशान रहते थे, बोले इस आदमी में क्या करें यार। आखिरी में उनको जेल के अंदर 2 साल 3 साल के बाद क्या उसका पद दे देते हैं ये, और उस पर कुछ
उनकी तनख्वाह भी तय हो जाती है। तो इनको शायद 2 रुपए का इनका था। तो बाद में इन्होंने दिमाग में ये ले आए थे कि मैं जेल से तो पोर्ट ब्लेयर में सेटल हो जाऊंगा। इनके दिमाग के अंदर, क्योंकि आजीवन कारावास की इन्होंने किताब लिखी है, मेरा आजीवन कारावास, वो किताब भी मैंने, क्योंकि मेरा शौक़ है, मैंने किताब पढ़ी है वो। तो पोर्ट ब्लेयर के अंदर बैठ के एक इनका स्टैचू लगा हुआ है, तो 6 इनके स्टैचू लगे हुए हैं। बाकी बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद ऐसे क्रांतिकारी रहे। अच्छा, कितने क्रांतिकारियों का बलिदान इस 1857 से जोड़ें अगर हम 90 साल 1947 तक, और क्या आज़ादी जो भारत को मिली उसमें इनके योगदान के विषय में क्या टिप्पणी करेंगे आप? ऐसा है जी, टिप्पणी मैं आपको बताऊं, 1946 में जब चुनाव हुआ लंदन इंग्लैंड में, तो लेबर पार्टी जीत गई, एटली प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो एटली जब हिंदुस्तान में आए 47 के बाद में, तो उन्होंने पूछा, किसने पूछा? बनर्जी हाई कोर्ट के जज कलकत्ता के, कि आपने क्या महात्मा गांधी के कारण भारत छोड़ा? बोले नहीं। उन्होंने कहा 18 फरवरी 1946 से लेकर 23 फरवरी 1940 तक जो रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट हुआ था, नेवल म्यूटिनी, हाँ, उसके बाद हमने तय कर लिया कि अब हम हिंदुस्तान को संभाल नहीं सकते, इसलिए हमने छोड़ा। अब आप सोचिए कि ये जो आरायन रिवोल्ट था, ये आज़ाद हिंद फौज का ही एक परिणाम था। अब जैसे आपने अभी एक बात की कि लगभग कितने लोग इसमें शहीद होंगे, 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं। अंग्रेज़ों ने इसको इतना दमनकारी रूप से इसको तो दबाया। एक बात आप 1857 का आपने जिक्र किया है, मेरा एक नज़ारा याद आ रहा है कि बहादुर शाह जफ़र से उसका एक दरबारी था, दम दमाए दम नहीं है खैर मांगो जान की, ए जफ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। उसने जवाब दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लगाइए, इनके 4 लड़के थे, चारों के सर काट के थाल में सजा के इनको भेंट किए गए। और हडसन को इतना गुस्सा था, वो इनके बच्चों का जो लहू था वो खुद पी गया प्रतिशोध के कारण। बहादुर शाह जफ़र से ये इतने चिढ़ते थे। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँ कि आज की डेट में 1857 में क्रांति के बाद 2.5 लाख लोगों को गांव के बाहर पेड़ों पे टांग दिया गया, जिससे इनको लगा कि लोगों में अब ये दिमाग में ही बात नहीं आए। तो आप ये लगाओ कि ऐसा हिसाब किताब है कि कम से कम 5 लाख लोगों का बलिदान हुआ है। और दूसरा बलिदान आप ये लगा लो कि ये जो अपनी आज़ाद हिंद फौज थी, 26,000 के लगभग लोगों का इनका बलिदान हुआ। यानी इम्फाल की लड़ाई में अगर जापानियों ने सुभाष चंद्र बोस की बात माननी होती कि भाई ऐसा करो कि तुम चारों तरफ से मत घेरो इसको, तो अंग्रेज़ फौज चली जाएगी, पीछे हट जाएगी ये, लेकिन वो पूरा ही घेर मारा। यानी उस इम्फाल की लड़ाई ने पूरा लड़ाई का फेज बदल दिया था। तो आज मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको मालूम ही है कि भाई पोर्ट ब्लेयर में नेताजी खुद आए थे आज। और फिर आपसे मैं एक बात कह रहा हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनको पूरा हिंदुस्तान पहचानता है, लेकिन जो भूले बिसरे क्रांतिकारी हैं, इनका ही बीड़ा हमने उठाया है कि पूरे हिंदुस्तान को इनका पुनः स्मरण कराना जनमानस को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की बात आती है कि उनकी फांसी बच सकती थी, इरविन पैक्ट हुआ था उस समय। ऐसा है, एक बात बताएं आपसे, ये तो अंग्रेज़ गवर्नमेंट इनसे तीनों से बहुत बुरी तरह चिड़ी हुई थी।
बहुत बुरी तरह से चिड़ी हुई थी, आप ये लगाओ। इनका तो गवर्नमेंट का मूड ही नहीं था, अंग्रेज सरकार का। अगर मान लिया प्रयास भी करते तो भी वो रिजल्ट नेगेटिव में ही आना था। कहते हैं कि महात्मा गांधी ने आसिफ अली को भेजा था, आसिफ अली ने कहा कि अगर आप लोग ये लिख कर दे दें इन तीनों से, या जितने भी लोग थे, कि हम भविष्य में अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे, हिंसा छोड़ देंगे, तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। साहब मैं आपसे एक बात कहूँ, भगत सिंह जब जेल में रहे हैं, इन्होंने इनकार कर दिया तीनों ने। इन्होंने इनकार क्या कह दिया, इन्होंने तो बोला, यानी भगत सिंह के बारे में बोलते हैं कि आखिरी में भगत सिंह नास्तिक हो गए थे। उन्होंने कहा मैं ऐसे भगवान मान को नहीं मानता भाई। जबकि भगत सिंह जो चले हैं शुरू में, इनके बचपन के मेरे पास, मतलब आपको ही बता रहा हूँ, सचिंद्र नाथ सान्याल ने इनके ऊपर किताब लिखी है, वो मेरे पास एक मूल किताब है। क्योंकि मेरे को बड़ा शौक़ रहा कि मैं पैसे खर्च करके किताबें सिलेक्ट करता रहा, मतलब कलेक्शन था मेरा। और मैं अभी बच्चे के पास 2017 में अमेरिका गया था, तो 2 ऑटोबायोग्राफी, बड़ी प्रसिद्ध ऑटोबायोग्राफी हैं। एक बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद ने लिखी और एक राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी, अपनी आत्मकथा जेल में रहे। और ये गणेश संघ के विद्यार्थी रहे, ये प्रिंट जो आई है उनके, ये वही प्रिंट करके देते थे। यानी अगर आप, मैं संघ के जो प्रचारक हैं, मैं उनको बोलता हूँ भैया अगर आपको संघ समाज का काम करना है तो एक बार राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा जरूर पढ़ो। मैंने वो किताब पता नहीं 200 बार पढ़ी होगी। क्या है ऐसा खास उस किताब में? ऐसा है, उसमें लिखा गया है कि देश में अगर क्रांति लानी है तो गांव में क्रांति लानी पड़ेगी। और गांव किस पे निर्भर करता है? गांव में सम्मान है गुरु का, तो उनको क्या, गुरु को अपने साथ लो। नंबर 2 प्रश्न का वैद्य का, वैद्य को साथ में लो। फिर उनकी इकोनॉमी में मिले बढ़ई का, क्योंकि हड़ बढ़ई से बनता है। और साथ में लोहार रहता है। बोले चारों तबकों को साथ लोगे तो गांव में क्रांति आएगी। अब चलो देश आज़ाद हो गया, लेकिन परिवर्तन तो इन चारों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तभी जाके बात बनेगी। यानी इस किताब की खासियत ये है कि इसके अंदर फिर दूसरी बात क्या है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बड़ी सच्चाई से लिखे हैं। वो बीड़ी पीने लग गए थे, फिर हस्तमैथुन की आदत में भी चले गए थे, और फिर वो ऐसा क्रांतिकारी रहा जिसने वीर्य को ऊपर चढ़ा दिया। ऊर्ध्ववेता हो गए थे, नहीं तो अधोगति के बाद ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने असंभव काम करके दिखाया। तो 18 स्थान, ये जो मैंने आपको बताया आत्मकथा बिस्मिल जी की है, ये बड़ी प्रेरणा रही मेरे लिए। फिर ऑटोबायोग्राफी में 2017 में जब मैं अमेरिका गया तो बाबा पृथ्वी सिंह की ऑटोबायोग्राफी मेरे बच्चे ने वहाँ से मैनेज करके दी। वो मैंने पढ़ी, को मेरी आदत है नोट्स बनाने की, मैं नोट्स जरूर बनाता हूँ। पढ़ता हूँ तो नोट्स बनाए मैं नहीं रहता, क्योंकि नोट्स बनाए तभी तो पता चलेगा वही कार्य। अच्छा रेडी रिएक्शनल रेफरेंस में बहुत जल्दी देता रहता हूँ। तो इसी के अंदर जिक्र है कि 155 दिन की भूख हड़ताल इन्होंने की। इंदु भूषण रे का भी इन्होंने जिक्र कर रखा है, सावरकर जी का इन्होंने जिक्र कर रखा है। यानी ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आप जितनी घटनाएं उनको कोरिलेट कर सकते हो। ऑटोबायोग्राफी जो आपको बता रहा हूँ, और बंदी जीवन इन्होंने लिखा है अपना सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने, वो भी बड़ी एक ऐतिहासिक किताब है। तो जो आप गुमनाम क्रांतिकारियों, गुमनाम शहीदों की बात कर रहे थे, तो उनके बारे में कुछ बताएं आत्मा की आवाज़ के दर्शकों को। वो कौन थे हमारे पूर्वज मत वाले जो गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गए, लेकिन अपना सब कुछ बलिदान कर दिया? ऐसा है, मैं आपको और बताता हूँ। एक कन्हैयालाल दत्त नाम का क्रांतिकारी हुआ। कन्हैयालाल दत्त? कन्हैयालाल दत्त कहाँ के थे? बंगाल के थे। इनको अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी लगी 7 नवंबर 1908 को। इनका 16 पाउंड वजन बढ़ा। एक मेरे को ये भी रिसर्च करने की आदत है कि भी वजन बढ़ा, यानी मेरे पास सारे प्रमाण हैं। अगर आप मेरे से कोई भारद्वाजी प्रमाण दो तो ऐसे ही गपोड़ तो नहीं मार रहे हो। फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि बंता सिंह संगवाल को 14 अगस्त 1915 को फांसी लगी, इनका भी 11 पाउंड वजन बढ़ा। इसी तरह करतार सिंह शराबा को फांसी लगी 16 नवंबर 1915 को, उनका भी 11 पाउंड वजन बढ़ा है। फिर एक गोपी मोहन साहा, इनको 1 मार्च
1924 को फांसी लगी, 5 पाउंड वजन बढ़ा है। और 7 जुलाई 1931 को दिनेश गुप्त को फांसी लगी, इनका वजन बढ़ा 12 पाउंड। एक हेमू कलानी, जिसका आज लिखा हुआ था आज उसका जन्मदिन है, हेमू कलानी को 21 जनवरी 1943 को फांसी लगी, उसका 8 पाउंड वजन बढ़ा है। कैसे ये वजन बढ़ने का क्या कैसे बढ़ा होगा? ये सब मतलब इनको कोई परवाह नहीं थी। ऐसा जी खुश थे, कहा कि भी हमें फांसी की सजा मिल गई है, इससे ज़्यादा हमारा पुरस्कार क्या होगा। यानी आप ये लगाओ कि ये जो अपन ठाकुर रोशन सिंह है, जिसको 19 दिसंबर 1927 को फांसी लगी, आप जब इनकी सज़ा की घोषणा हो रही थी तो इनका लिखा भी 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट समझे, बोले इनका बोलेगा हैंग टिल टू डेथ। ये साला मजिस्ट्रेट हैंग कर गया। तो रामकृष्ण खत्री ने कहा तेरे को फांसी की सजा मिल गया है। तो ये खाक जंप मारी है इसने कि पंडित जी तो अकेले ही जाना चाहते थे फांसी तक, बोले ठाकुर और ब्राह्मण की जोड़ी इकट्ठी फांसी पर चढ़ेगी। वाह। और आपने कहा गुमनाम क्रांतिकारियों का, अब जैसे ज्योतिंद्र नाथ मुखर्जी रहे, इनकी ऐसी घटनाएं हैं कि 13 साल की उम्र में इन्होंने बाघ को, यानी बाघ परेशान करता था, तो इनके भाई ने कहा चलो भाई निपटा के आते हैं। तो पीपा लेके गए, तो जिधर ये खड़े थे ना, इनका भाई दूसरे उनके भाई के पास पिस्तौल थी, तो झाड़ी में जिधर ये बाघा जतिन थे उधर ही बाघ आ गया। तो बाघ को इन्होंने देखा, हाँ अब पास इन्होंने देखा यार या तो ये मेरे को खा गया। मैं इन्होंने बाघ का जबड़ा पकड़ लिया दोनों हाथों से। फिर क्या करें भाई, अब उसने देखा पिस्तौल चलाऊं तो पता नहीं गोली बाघ को लगे, मेरे भाई को ही लग जाए। अब दोनों में गुत्था लड़ाई चल रही है। इन्होंने जेब से संभाल कटार निकाल के बाहर करना चालू किया, और आखिरी में 1 घंटे के बाद दोनों गिर गए। वो भी ये बेहोश। इनको 300 घाव लगे थे, इनके बचने के कोई आसार नहीं थे। यानी इनको कलकत्ता में लेके गए तो इनकी विल पावर इतनी तकड़ी थी जिसके कारण ये बच गए और फिर ये तंदुरुस्त हो गए। यानी ये बल का ही देवता था। यानी एक बार ट्रेन में बैठे ये, तो एक ने कहा भी मेरे बच्चे के लिए पानी ला दो, तो पानी देने लेके उतरा, तो ट्रेन इतने सीटी पे जाने लगा तो भाग के आया, तो इतने में रास्ते में 2 अंग्रेज फौजी मिल गए, टकरा गए वो तो टकराने का उन्होंने गाड़ी दी अंग्रेजी में, उसने इनको मारना चालू किया दोनों फौजियों। तबीयत से मारा, तो वो फौजी थे, उनको तो लगा यार हमारे को तो। अब उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया दोनों ने। तो मजिस्ट्रेट ने कहा महाराज एक हिंदुस्तानी है, तुम 2 फौज के आदमी और तुम पिट के आए हो, ये मुकदमा वापस लेने में तुम्हारी वो है। और ज्योतिंद्र नाथ, अच्छा पहले क्या होता था ट्रेन में, जैसे कंपार्टमेंट बंद हो जाता था ना, तो क्लोज होता है, तो पहले सरिये लगे होते थे तो दिख जाता था भाई दूसरे में, तो एक डब्बे से दूसरे डब्बे में सरिये लगे होते। इन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज सैनिक एक लड़की से छेड़खानी कर रहे हैं, तो इनको तो गुस्सा आ गया, तो ये तो वेट ही नहीं कर सकते थे, इन्होंने लगाया सरिया, तोड़ के अंदर घुस गए। यानी 8 फौजी थे, उनको जो इन्होंने मारा है। यानी ये ऐसे क्रांतिकारी थे कि संगठित रूप से रास बिहारी बोस के खास शिष्य रहे। और एक बात आपको और बताऊं मैं, रास बिहारी बोस इतना लंबा चले, 23 दिसंबर 1912 को जब दिल्ली से न कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट की जा रही थी, तो लॉर्ड हार्डिंग आए, जितने हिंदुस्तान के रजवाड़े थे उनकी सम्मान के अंदर बैठ के कसीदे पढ़ने लगे, सब सम्मान कर रहे थे उनको, और हार, रत्नों के हार, सोने के हार उनको दे रहे थे। तो रास बिहारी बोस ने कहा चलो भाई इनका स्वागत हम भी कर दें।
मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी और भाई बाल मुकुंद। और बसंत कुमार विश्वास नाम का एक क्रांतिकारी था जिसने बुर्का पहन के दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक है वहाँ से इसने एक बम फेंका जिसमें इसका अंगरक्षक तो मारा गया, ये बच गया, ये घायल हुआ। हार्डिंग। हाँ, हार्डिंग बच गया। तो आप ये मानना कि आज की डेट में यानी वो वहाँ से चले 1915 में योजना बनाई और फिर इनको कहा कि आप ऐसा करो हिंदुस्तान से बाहर चले जाओ। फिर ये बाहर आए, यानी आज़ाद हिंद संघ इन्होंने बनाया। फिर वो संघ इन्होंने नेताजी को दिया 1942 में और आज़ाद हिंद फौज। तो आप ये रास बिहारी बोस ऐसे क्रांति जिन्होंने लंबा पीरियड चला है और एक यानी क्रांतिकारियों के ये प्रेरणा रहे। तो आज की डेट में रास बिहारी बोस का, जितेंद्र नाथ मुखर्जी, इनके किस्से, करतार सिंह सराभा इतना सेंटिमेंटल हो गया था। अगर सेंटिमेंटल नहीं होते ये और ये योजना से निकल जाते बाहर तो मैं नहीं समझता हूँ कि देखो दुर्भाग्य ही रहता है। 31 मई 1857 में अगर क्रांति हो जाती, आप एक खास बात देखो क्या तकड़ी योजना थी कि कहते हैं भी मुसलमानों के लिए कारतूस बनाए गए जिसमें सूअर की चर्बी लगे, हिंदुओं के सैनिकों के लिए बने जिसमें गाय की। अब आप बताओ कि सैनिकों में ब्राह्मणों के नाम से कोई रेजिमेंट नहीं अंग्रेजों ने बना रखी, ना मुसलमानों के नाम से। लेकिन इतना योजनाबद्ध तरीका थी कि सैनिकों को गुस्सा आ जाए, यानी ये इसमें चर्बी थी लगी हुई लेकिन सूअर की लगी थी या गाय की लगी थी, ये इतना रिसर्च कहाँ हुआ? इसका था ही नहीं, ना कोई प्रावधान था। लेकिन इतनी तकड़ी योजना थी 1857 क्रांति की। मैं आपको फिर बताऊंगा 31 मई को ये योजना अगर मंगल पांडे अगर गलती नहीं करता तो देश 31 मई 1857 को के बाद आज़ाद हो जाता। अच्छा। हाँ, आप ये लगाओगे। देखिए ऐसा मैं आपसे बता रहा हूँ ना, इसी तरह 1915 में कैसा संयोग बना 21 फरवरी का, तब देश आज़ाद हो जाता। वो 31 मई वो जो मंगल पांडे जी ने थोड़ी जल्दबाजी की। हाँ, उसके कारण सारी योजना धरी धराई रह गई। अब आप देखो ना, अच्छा दुर्भाग्य क्या रहा, तांतियां टोपे साली नदी नर्मदा चढ़ी हुई, अगर तांतियां टोपे क्रॉस कर लेते नर्मदा तो इनके बाप के हाथ में नहीं आते थे। यानी आप ये लगाओ कि आज की डेट में तांतियां टोपे का, वैसे इनके परिजनों से हमारी एक किताब लिखी गई तांतियां टोपे पे कि इसके अंग्रेज़ों ने इसकी हम शकल को फांसी दे दी थी शिवपुरी में। तो वो किताब भी मेरे हाथ में आई और मैंने, क्योंकि मेरे को शौक है, लोग बोलते हैं भारतीय अगर हिस्ट्री में आप एमए होते पता नहीं कितने लोगों को पीएचडी करा देते। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आज हम जहाँ बैठे हैं ना, तभी मैंने कहा बच्चों को मैना के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। जी, तो अद्भुत बातें आपसे हो रही हैं और मुझे लगता है पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन हमारी बातें, आपकी इतनी रोचक बातें हैं वो चलती जाएंगी। लेकिन आत्मा की आवाज़ के एपिसोड की समय सीमा की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इसके पहले कि ये एपिसोड हम समाप्त करें और आपको नमस्कार और धन्यवाद कहें। एक कविता आप सुनाते हैं जो बिल्कुल जोश भर देती है। तो ये अगस्त का महीना है, आज 9 अगस्त है और आज़ादी का जश्न हम सब मनाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ आप उस कविता को हमारे दर्शकों को कृपया सुनाएं। बुझ दिलों को सदा मौत से डरते देखा, गौ की 100 बार उन्हें रोज ही मरते देखा। मौत से वीर को हमने नहीं डरते देखा, तख्ताए मौत पे भी खेल ही करते देखा। मौत एक बार जब आना है तो डरना क्या है, हम खेल ही समझे कि मरना क्या है। ना कोई इंग्लिश ना कोई जर्मन, मिटाने वाले हैं अपने हिंदी जो आज हमको मिटास रहे हैं।
फना जिसे वो समझ रहे हैं, बका का है राज इसमें मजबूर, नहीं मिटाने से मिट सकेंगे वो लाख हमको मिटा रहे हैं। खामोश हसरत अगर है जज्बा वतन का दिल में, सजा को पहुँचेंगे अपनी बेसिक जो आज हमको सता रहे हैं। कुछ आरजू नहीं है, आरजू तो यह रख दे कोई जरा सी खा के वतन कफन में। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मौत और जिंदगी है दुनिया का सब तमाशा, फरमान कृष्ण का था अर्जुन को भी चरण में, अफसोस क्यों नहीं है वह रूह वतन में जिसने हिला दिया था दुनिया को एक पल में। तंग आकर उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए सुए अदन जिंदाने फैजाबाद से। क्या बात है। किसकी रचना है ये जी? फांसी लगी थी तो अशफाकुल्लाह ने ये कविता फांसी से पहले गाई थी। उन वीर शहीदों की आत्माओं को प्रभु अपने पास स्थान दें और वो सब हमारे पूर्वज, हम उनको नमन करते हैं, पूरा राष्ट्र उनको नमन करता है। आपकी वजह से ही हम सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं, भारत आज़ाद है। ये वो अमर क्रांतिकारी हैं जिनके कारण हम सब स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और उनको याद करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जो नस्लें, जो देश अपने पूर्वजों को याद नहीं रखता, क्रांतिकारियों को याद नहीं रखता, स्वतंत्रता सेनानियों को याद नहीं रखता, वो बहुत दिन तक चल नहीं पाता है। तो हमें हमारे उन क्रांतिकारियों की उनको नमन है, उनकी स्मृतियों को नमन है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि है और हम बार बार धन्यवाद देते हैं अपने उन वीर बहादुर पूर्वजों को जिनकी वजह से हम सब एक आज़ाद देश में रह रहे हैं। और हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे शहीद क्रांतिकारी आयोजन समिति के राष्ट्रीय संयोजक जो देवास मध्य प्रदेश से लखनऊ आए हैं, आदरणीय भारद्वाज जी, रविंद्रनाथ भारद्वाज जी। आप आत्मा की आवाज़ की सेट पर आए और आपने हमसे बहुत अच्छी बात की। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की अतल गहराइयों से आपका बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।